जय हिंद फ्रेंड्स। अभिवादन स्वीकार करिए नितिन उपाध्याय का। आज यहाँ पर हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने नए मुद्दे के साथ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूसीसी का मामला अभी आधा ही पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है। उससे आगे की प्रक्रिया को आज कंटिन्यू करेंगे। हम समझेंगे कि यूसीसी के माध्यम से हिंदू कोड बिल क्या होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या चीज होते हैं, और अन्य धर्म या संप्रदाय, मजहब या जातियों के लिए कौन कौन से पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, उन सब के बारे में आज विस्तार से थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से भारत सरकार ने क्या क्या कानून उस पर और कब कब बनाए हैं तथा वे कानून किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदियों पर लागू होते हैं। तो उसके बारे में आगे समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े पिछले वीडियो का आपको एक रिव्यू दे दूं कि पिछले वीडियो में क्या हुआ है, ताकि आप कंटेंट को एक दूसरे से रिलेट कर सकें। यूसीसी का मामला सामने आजकल केंद्र सरकार के मुद्दे में चल रहा है, सबसे अहम मुद्दे में, जो आज राजनीतिक तंत्र का सबसे खास विषय बना हुआ है, उसको लेकर मामला चल रहा है। और यूसीसी के बारे में मैंने समझाया था कि यह किस प्रकार से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए लाभदायक है, इसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं। सारे प्रोसेस को पिछली वीडियो में हमने समझा था। और आपको अगर वो वीडियो इस सब के बारे में विस्तार से जानना हो तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लें। और हाँ, दूसरी बात, उस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके आगे की क्या प्रक्रिया या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं हिंदू कोड बिल, क्योंकि बात हिंदू समुदाय, भारत में हिंदू समुदाय जो है कम्युनिटी कम से कम 80% के लगभग में है। इसलिए सबसे पहले हम हिंदू कोड बिल के बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदू कोड बिल क्या होते हैं, इसकी क्या क्या प्रोसीजर है, कितने पार्टों में यह डिवाइड हुआ है। और इसको लाने से पहले हम थोड़ा उस टाइम के तत्कालीन स्थिति को समझ लेते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि को। इससे बातें थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, अगर हम किसी चीज़ की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं तो बातें समझने में थोड़ी आसान से हो जाती हैं। तो समझते हैं। उन्नीस सौ 44 ईस्वी में एक लॉ कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष थे BN राव। अध्यक्ष थे इसके। इस कमेटी के अध्यक्ष BN राव थे और इन्होंने अपने लॉ कमीशन के माध्यम से विधि आयोग के इस अध्यक्ष साहब ने फरवरी 1947 को हमारी संविधान सभा को रिपोर्ट सौंपी। आप एक बात याद रखिए कि हमारी पहली संविधान सभा ही हमारी संसद हुआ करती थी। 1947 से लेके 1952 की प्रक्रिया के दौरान जितने भी मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, जितने भी उपायुक्त थे वहां पे उस टाइम पे, वो सब जनता के माध्यम से चुन के नहीं आए हुए थे। वो संविधान सभा की एक पीठ थी। उसी संविधान सभा को हम अपनी पहली संसद के रूप में मानते हैं। उस टाइम पे थोड़ी मंत्रिमंडल के विषय में अगर हम समझना चाहें तो आपको बता दें कि पंडित नेहरू उस टाइम पे PM थे, डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री हुआ करते थे। और सबसे खास और सबसे अहम बात जो थी, सरदार पटेल ये गृह मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे। भारत सरकार के पहले गृह मंत्री के रूप में, या उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का कार्यभार उस टाइम पे सरदार पटेल जी के हाथों में था। तो पहली विधि आयोग ने जब BN राव की अध्यक्षता में हमारे हिंदू कोड बिल को लेकर उन्होंने पेश किया इस प्रोसेस को,
उस टाइम पे ये 8 खंडों में विभाजित हुआ था। 8 खंड में विभाजित हुआ था। 8 खंडों में विभाजित होने में इसकी तमाम प्रक्रियाएं थी, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट था, हिंदू सक्सेशन एक्ट था, हिंदू एडॉप्शन एक्ट था, हिंदू गार्जियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट करके हुआ करता था। ऐसे ऐसे इन्होंने टोटल 8 खंड यहाँ पे बताए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी लॉ कमेटी अपना राय देती है तो सरकार के लिए जरूरी नहीं कि उस चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस चीज को मान सकती है या नहीं मान सकती, ये सरकार के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि सरकार किस टाइप की है, कौन से किस प्रवृत्ति की है, किस विचारधारा की है। और रही बात माए नेहरू जी की, नेहरू जी सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, यह चीज बताने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है, ये चीज तो पहले से ही लोगों को ज्ञात है। तो उस टाइम पर जब हिंदू कोड बिल के बारे में BN राव साहब ने इसे पेश किया तो डॉक्टर अंबेडकर भी इसके अगेंस्ट थे, सरदार पटेल भी इससे काफी ज्यादा नाराज हुआ करते थे, जिससे पंडित नेहरू को यह बिल पास करवाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और इनको काफी नकारात्मक स्थिति में अपने पार्टी में देखने को मिली। तो 8 खंडों में से सबसे पहले और सबसे बड़ी बात उसमें देखते हैं कि पार्टियों में किस प्रकार से कौन अध्यक्ष है। एक पार्टी के अध्यक्ष की किसी भी सरकार को चलाने की सबसे बड़ी भूमिका होती है और इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, जैसे वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, कहे जाते हैं कि काफी खास मित्र हैं और जब अध्यक्ष के और प्रधानमंत्री की आपस में ज्यादा घनिष्ठता होती है तो किसी भी बिल को पास कराने में या ज्यादा मतभेद का सामना नहीं करना पड़ता है किसी भी पार्टी को। तो उस टाइम पे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हुआ करते थे। ये थे 1947 से 50 के बीच में। और हिंदू कोड बिल से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदू कोड बिल से ये भी बहुत खासा नाराज थे कि ये भी चाहते थे हिंदू कोड बिल ना आए। बेसिक हिंदू कोड बिल के सारे प्रावधानों से ये सब असंतुष्ट नहीं थे, बस उसमें से कुछ एक आध दो पॉइंट ऐसे थे जिससे ये लोग असंतुष्ट थे, जिसमें से इस 8 खंड में से एक पॉइंट ऐसा था जिसमें वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स, महिलाओं को संपत्ति का जो अधिकार मिल रहा था, खासा इस बात से ये सब नाराज हुए थे, जिसमें एक श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी थे। ये भी इसी एक ही रीजन था जिससे ये हिंदू कोड बिल का सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रहे थे। दूसरा, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो अपने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया क्योंकि उनको इस प्रोसेस से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। भीमराव अंबेडकर ने 1950 में इस्तीफा दे दिया और इन्होंने नेहरू जी को तानाशाह कहा। वो नेहरू जी बड़े मतलब एक रोमियो टाइप में आदमी, जैसे कह सकते हैं कि एक समाजवादी विचारधारा का आदमी, कि समाज में रहने वाले सभी पुरुष स्त्री जो भी हैं उनको एक सिमिलरिटी मिलनी चाहिए, इस टाइप के आदमी थे। और इनका एकदम क्लियर पॉइंट था कि हिंदू कोड बिल को लाना है तो मतलब लाना है, चाहे किसी भी फॉर्म में ले आए लेकिन लाएंगे जरूर। अच्छा, ये लोग नाराज थे और कांग्रेस के सबसे बड़ी बात बीवी टंडन साहब ये तो नाराज थे। अब विधि मंत्री चूंकि यही थे डॉक्टर अंबेडकर जी, और ये भी नाराज ही चल रहे थे इस प्रोसेस को लेके, तो फिर इनके सामने यह प्रॉब्लम थी कि हिंदू कोड बिल को लाएं तो लाएं कैसे। इन सब चीजों को देखिए कि नेहरू जी ने कैसे एक एक करके हर चीज को हैंडल करना शुरू किया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इस प्रोसेस से इनसे होने वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखने वाली है, पटेल जी 1950 ईस्वी में बॉम्बे में इनका देहांत हो गया था, तो पटेल जी से भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी अब समाप्त हो चुकी थी। पटेल जी से भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी उस टाइम पे नई पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस को छोड़ के, इस कारण इनसे भी बहुत ज्यादा
इसमें समस्या नहीं उत्पन्न हुई। और 1950 के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं ही ग्रहण कर लिया। 1951 से 1954 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेहरू जी ही थे। थोड़ा क्षमा करिएगा, राइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बातों को इसलिए मैं दो तीन बार रिवाइज कर रहा हूँ कि आप बेहतर समझ सको, सुन सको। 51 से लेकर 54 तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पंडित नेहरू ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष हुआ करते थे। दिसंबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हमारा लोकसभा का पहला स्वतंत्र इलेक्शन, पहला 51 से 52 के बीच में हुआ था पहला इलेक्शन, जिसमें से 368 सीट कांग्रेस से अकेले जीता था। 498 में से 368 सीट, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है जैसे किसी भी गवर्नमेंट को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 50% प्लस 1 इतनी मेजोरिटी पर्याप्त होती है। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है कि 368 सीट कांग्रेस को अकेले, और ऐसा कहा जाता है उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ऐसा जैसे प्रोसेस होता है कि आज के टाइम पे है कि विपक्षी पार्टियां हर सीट पे अपने अपने उम्मीदवार को खड़ी कर रही हैं, लेकिन 545 के 4500 सीट पे मोदी जी अकेले खड़े थे। मतलब जब किसी भी नेता की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि जनता सिर्फ एक लीडर के ऊपर भरोसा करके वोट देने लगे, ये वाली मेजोरिटी उस मूवमेंट में मिलती है लोगों को, और जिस टाइम पे पंडित नेहरू को मिला। अब वो तमाम दुविधाओं से दूर थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं था। एक समस्या उनके सामने थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 1952 में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बन गए। हिंदू कोड बिल से इनको भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से इन्होंने बोला, ये आर्टिकल 111 याद रखिएगा इस आर्टिकल को, आर्टिकल 111 का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पेश किए गए सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा इन्होंने शायद मजाक में कहा हो या रियलिटी में कहा हो, बट एक बहुत बड़ी डिबेट है अपने आप में। तो इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि उसी भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 भी है, ऐसा करके शायद उन्होंने अपना वक्तव्य में बोला हो या लिखित प्रारूप में भेजा हो या मजाक किया हो, ये उस टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करता था। बट उन्होंने बोला कि हमारे उसी भारतीय संविधान में, जिस संविधान में आप आर्टिकल 111 का हवाला दे रहे हो, उसी संविधान में आर्टिकल 61 भी है, जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उस माध्यम से हम आपको हटा के दूसरे राष्ट्रपति को बैठा के बिल तो पारित करवाएंगे। ऐसा पंडित नेहरू ने मजाक ही किया हो, लेकिन बोला था, ऐसा प्रोसेस था, सुनने में आता है प्रोसेस। तो अब जितनी भी समस्याएं पंडित नेहरू के पास थी वो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। लोकसभा में एकदम धूमधाम से सारे प्रोसेस थे, जो भी बिल जैसे भी पारित करवाना था वो करवा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब इन्होंने इस हिंदू कोड बिल को लोकसभा में पेश किया। अब समझाते हैं कि नेहरू जी ने कैसे कैसे, जैसे टोटल 8 खंडों का विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि 8 खंड में हिंदू कोड बिल को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी को भी लगा कि शायद कुछ प्रोसेस को रोक के बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हैं उनको पहले फॉलो कर लिया जाए। तो इन्होंने बेसिक 4 प्रोसेस को हिंदू कोड बिल के रूप में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर, इन्होंने पेश किया। नंबर 1, हिंदू मैरिज एक्ट 1955।
1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पहला वाला। सेकंड दूसरे नंबर पे था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और तीसरा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और चौथा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आप प्रोसेस को समझ सकें, जल्दी हो जाए, थोड़ा वीडियो काफी लंबा बन रहा है। दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट था। तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, मतलब इसका होता है जैसे हिंदू विवाह अधिनियम। अच्छा, विवाह में अब 4 फॉर्म 5 फॉर्म में इसको क्लेरिफाई किया गया है। काफी इसमें धाराएं हैं जिसमें से हम आपको बहुत मेन धारा से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस इसमें है मैरिज का, विवाह। विवाह 3 फेज में बेसिक डिवाइड हुआ था। मोनोगैमी, बाइगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी, बाइगैमी और पॉलीगैमी में सबसे बेसिक प्रोसेस ये था। मोनोगैमी की मतलब कोई भी हिंदू वर्ग का परिवार का व्यक्ति एक शादी कानूनी तौर पे कर सकता है। बाइगैमी का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति 2 शादियां करता है तो ये बाइगैमी बोलते हैं। और पॉलीगैमी के बेसिक 2 रूप होते हैं, एक पॉलीगिनी होता है, एक पॉलीगैंट होता है। इसमें होता है कि जब कोई भी स्त्री 2 से अधिक, 1 से अधिक शादियां करती हैं, 2 3 4 करके, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब हम आगे इस पे बढ़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 1 से अधिक 4 शादियां तक कर सकते हैं उसमें लोग। कोई भी पुरुष 4 महिलाओं से एक साथ शादी कर सकता है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बहुत ही, आप चाहे इससे समझिए कि एक बहुत बुरी प्रथा है, चाहे कुरीति के रूप में देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बुरी प्रथा थी उस समय की। तो इसमें मैरिज एक्ट में सबसे पहला जो प्रोसेस था, सिर्फ मोनोगैमी को ही अलाउ किया गया। बाइगैमी और पॉलीगैमी, इसको आपने सुना होगा सीआरपीसी, जो क्रिमिनल पेनल कोड करके होता है हमारे यहाँ पे, क्रिमिनल के लिए जो अलग से कानून या विधि बनाया गया है, उसमें एक धारा है 494, सेक्शन 494 के तहत अपराध माना जाता है पॉलीगैमी। यदि कोई भी भारतीय हिंदू वर्ग का व्यक्ति पॉलीगैमी करता है, 1 से अधिक शादियां करता है, तो उसको धारा 494 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। याद रखिएगा, इसके तहत 7 साल की सजा कोर्ट ने इत्तला करी इसमें। और पॉलीगैमी करके यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बातें छुपा लेता है, किसी, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी एक महिला से विवाहित है पहले से, उसने दूसरी महिला से पहली महिला को बिना बताए शादी कर ली हो, जैसे कोई एक्स पुरुष है, इसलिए वाई महिला से शादी पहले से कर रखी, अब यह पुरुष इस महिला वाई को बिना बताए किसी जेड महिला से अगर शादी कर लेता है और ये बात वाई को नहीं पता होती है, तो इस प्रक्रिया में इसी सेक्शन के माध्यम से 10 साल की सजा का प्रावधान है भाई। 10 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी होने पर। इसमें पहला भाग होगा मैरिज का। सेकेंड फेज जो होता है वो डाइवोर्स का है। डाइवोर्स से आशय है यदि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से डिवोर्स लेना चाह रहा है, तलाक लेना चाह रहा है, तो उस तलाक की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, इन सभी बातों को इसमें बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। क्या प्रक्रिया होगी,
हिंदू कोड बिल में इस चीज को समझाया गया है। तीसरा समझते हैं सपिंड विवाह क्या है। हिंदुओं में यह प्रथा जो है, सपिंड विवाह की प्रथा जो है, यह इसे कुरीति के रूप में तो आप कह नहीं सकते जैसे मुस्लिम परंपरा में होता है कि केवल एक ही, जैसे एक माँ बाप के लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते हैं, उनका जो है जीन एक नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे पिता एक है और दो माताएं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो किसी एक माता से उत्पन्न संतान आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी पुरुष किसी भी महिला से शादी कर सकता है। लेकिन हिंदू समाज में यह प्रोसेस थोड़ा सा हटके है। इसमें फादर मतलब किसी भी पुरुष के पिता के जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रोसेस चलता है वो कम से कम 5 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए, और माता में कम से कम 3 पीढ़ी का डिफरेंस होना चाहिए। इसे कहते हैं सपिंड विवाह। यह परंपरा हिंदुओं में एकदम प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। इसे बोलेंगे सपिंड विवाह। पिता में 5 पीढ़ी के अंदर तक की कोई भी पुरुष किसी महिला से शादी नहीं कर सकता है, और माता के प्रोसेस में देखेंगे तो 3 पीढ़ियों तक, जैसे हमारे नाना हुए, नाना से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस है तो वहाँ क्या कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री इधर के किसी पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं कर सकते हैं। यह प्रोसेस होता है सपिंड विवाह। और एक चौथा प्रोसेस होता है अवयस्कता। एडल्ट्री। इस पे लिखते हुए मेरी राइटिंग और थोड़ी सी ज्यादा वीक पुअर होती चली जा रही है। एडल्ट्री मतलब ये है कि जब भी एक लिमिटेड क्राइटेरिया में, जैसे कोई पुरुष है या कोई महिला है, उसके शादी की उम्र पहले 14 साल हुआ करती थी, तो 14 साल तक के पहले से अगर शादी किसी भी स्त्री की किसी पुरुष के साथ हो रही है तो उसकी अवयस्कता के अवसर पर उसका निर्णय लेने का पूरा हक उस स्त्री के माता पिता को होता है। परंतु अगर स्त्री को ऐसा लगता है उसके वयस्क होने पर, वो अपनी वयस्कता की अवधि को जब पूरा पूर्ण कर लेती है, तो उसको अगर ये बात समझ में आती है कि नहीं, उसका विवाह किसी गलत पुरुष से हो गया है, किसी गलत पुरुष से हो गया है, तो उस प्रोसेस में, उस प्रोसीजर में हिंदू कोड बिल के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि स्वेच्छा से फीमेल स्वेच्छा से मेल से तलाक ले सकती है। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव, वो चाहे सामाजिक दबाव हो चाहे न्यायिक दबाव हो, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। कानूनन उसका यह हक होगा कि वह फीमेल एडल्ट होने पर, वयस्क होने पर वह स्वतः ही उस पुरुष से तलाक ले सकती है। यह प्रावधान हिंदू कोड बिल के तहत किया गया है। चलिए अब हम सेकंड स्टेप पे समझते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस प्रक्रिया के दौरान हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या कानून। इसमें किसी भी, जैसे पिता की संपत्तियों को उनकी संतानों में किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा, उसका बंटवारा किया जाएगा, इस प्रक्रिया को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के माध्यम से विस्तृत रूप से इसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है या समझाया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोसेस जो है वो वुमेन प्रॉपर्टी के बारे में, महिला का उत्तराधिकारी अपने पिता के प्रॉपर्टी में होगी या नहीं होगी। जैसे कोई भी फादर है, उनकी संपत्ति पर जितना अधिकार उनके सन का होगा, क्या उतना ही अधिकार उनकी डॉटर का होगा अथवा नहीं होगा। इस प्रोसेस को या पिता की मृत्यु के बाद उसकी, उस फादर की डॉटर जो है, उस अपने भाई में उत्तराधिकार
का दावा कर सकती है या नहीं कर सकती, इस प्रक्रिया को विस्तृत वर्णन हिंदू सक्सेशन एक्ट के माध्यम से किया गया है। तो इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि वुमेन प्रॉपर्टी किस बेस पे इतिहास में कैसे कितना मिली है और इसके बेस पर कितना मिली है, यह प्रोसेस देखते हैं। तो बात करते हैं वुमेन प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक इसको देखते हैं हम देशमुख एक्ट के माध्यम से। देशमुख अधिनियम 1937 में बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से यदि कोई महिला विधवा होती है या उसका पति मर जाता है किसी भी कारणवश, तो उस महिला को उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, परंतु यह एब्सोल्यूट राइट नहीं था। यहाँ पर देशमुख एक्ट की ये सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला था। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी महिला प्राप्त तो कर सकती है, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उसका नहीं होगा, कि वह किसी को सेल नहीं कर सकती है अपनी खुद की प्रॉपर्टी। तो इसी चीज को बाद में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया। उस विधेयक के बाद में इस चीज को बताया गया कि कोई भी महिला अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को सेल भी कर सकती है, उसको एब्सोल्यूट राइट मिल गया उस चीज का। तो उस एक्ट का नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में इस चीज का संशोधन किया गया और यहाँ पे महिला को प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया कि महिला को प्राप्त संपत्ति को वह बेच भी सकती है, उसको सेल करने का उसे पूरा अधिकार है। अपनी संपत्ति को महिला जो मन में आए वो कर सकती है। किसी भी अपने फादर की पूरी प्रॉपर्टी में जितना अधिकार उसके बेटे का होगा, उसके बराबर अधिकार उसकी पुत्री का भी होगा। लेकिन यह पुत्री की स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि वह पुत्र के पिता द्वारा बनाई गई उन तमाम प्रॉपर्टियों में से अपने भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। अगर यह प्रोसेस नहीं है तो एक प्रक्रिया है, रिक्विजिटमेंट डीड करके है, आरडी इसको लिखा मैंने। इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी डॉटर या पुत्री या बहन आप कह सकते हैं, डॉटर अपने कोई भी पुत्री अपने पिता के पुत्र या अपने भाई की संपत्ति को एक हस्ताक्षर के माध्यम से, एक उसका स्टाम्प बनता है, उस प्रोसेस में हस्ताक्षर करके अपनी संपत्ति अपने भाई के नाम कर सकती है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिलिक्विटमेंट डीड करके बोलते हैं। इस माध्यम से वुमेन को देशमुख एक्ट में जो नया सुधार किया गया उसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पारित किया गया और यहाँ पर महिलाओं को भी पुरुष के बराबर एकदम समान अधिकार उनके प्रॉपर्टी में दे दिया गया। प्रोसेस है हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जो तीसरा फेज हिंदू कोड बिल के तहत बनाया गया है। तो इसमें हम समझते हैं कि गार्जियनशिप होती क्या चीज है, किसको गार्जियन माना जाएगा, यह प्रोसेस समझने का प्रयास करते हैं। गार्जियनशिप किसे माना जाएगा, कि कौन किसी बच्चे का गार्जियन होगा या अपनी पत्नी का गार्जियन कौन होगा, माता पिता किसके गार्जियन होंगे, किसके गार्जियन नहीं होंगे, यह प्रोसेस समझा जाएगा। इस माध्यम के इस कानून के तहत देखा जाएगा। जब कोई भी बच्चा सन या डॉटर, सन या अनमैरिड डॉटर, इसके गार्जियन लीगल फेस में अगर होगा तो पहले फादर होगा और फादर की अनुपस्थिति में उसकी मदर, उसके पिता होंगे। अगर जो पिता की किसी प्रोसेस से मृत्यु हो गई है या कुछ और प्रक्रिया हो गई तो उनकी अनुपस्थिति में उसकी माता इसकी गार्जियन मानी जाएगी, उनके बेटे और अनमैरिड बेटी। सेकेंड प्रोसेस में अगर होता है कोई भी बच्चा या पुत्र या पुत्री, सन या डॉटर,
अवैध संबंधों से अगर जो पुत्र या पुत्री या संतान उत्पन्न होती है, पैदा होते हैं अवैध संबंध से, इनिशिएट रिलेशन उसे बोलते हैं अवैध संबंध। अवैध संबंध के प्रोसेस से अगर कोई सन या डॉटर, कोई पुत्र या पुत्री या संतान उत्पन्न होता है तो उसकी सबसे पहले गार्जियनशिप जो है उसकी माता को जाता है और उनकी अनुपस्थिति में उनके फादर को जाएगा इस प्रोसेस में। और यदि कोई बच्चा इन दोनों प्रोसेस से नहीं हो रहा है, या कोई बच्चा अब तीसरा फेज जो है एडल्ट नहीं है, अगर जो कोई बच्चा एडल्ट नहीं है मतलब एडल्ट का मतलब वयस्क, यदि कोई जैसे आज के टाइम में एडल्ट प्रोसेस को 18 साल तक की क्राइटेरिया में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रोसेस से अगर जो कोई बच्चा एडल्ट नहीं है तो उसके एडल्ट होने तक कोर्ट उनके संबंधियों को यह जिम्मेदारी देगा, याद रखिएगा गार्जियनशिप और एडॉप्शन दोनों में एकदम डिफरेंस है। गार्जियनशिप का मतलब है एक निश्चित टाइम तक, जब तक कोर्ट ने इस चीज के लिए उनको ऑर्डर दिया है तब तक ये इनकी देखभाल करेंगे, लेकिन लीगल तौर पे कोई भी सन या डॉटर लीगल तौर पे इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकता है अपने गार्जियन की, जबकि कोर्ट ने इसके प्रोसेस में सिर्फ इनका देखभाल और ध्यान रखने के लिए ही आदेश दिए हैं। तो यह प्रक्रिया जो है गार्जियनशिप की है कि कौन गार्जियन इनका होगा कौन नहीं होगा, यह प्रोसेस और प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया गया है। और चौथा और सबसे लास्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये हिंदू कोड बिल का चौथा और लास्ट प्रकरण है। इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इसमें एडॉप्शन से आशय क्या है? एडॉप्शन का मतलब हिंदू वर्ग का, हिंदू समाज का कोई भी पुरुष या महिला जो मैरिड है वो चाहे तो बच्चा गोद ले सकती है। यदि नेचुरली कोई भी माता पिता नहीं बन सकते हैं, कोई भी पुरुष अथवा स्त्री जिनको माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है और वो फिजिकली उसके लिए ज़्यादा प्रयासशील भी हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है किसी भी प्रोसेस से या प्रक्रिया के माध्यम से, और उनकी भी इच्छा है कि उनके भी कोई पुत्र हो या पुत्री हो या उनके भी संतान हो, तो वो बच्चा गोद ले सकते हैं। और गोद लेने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होंगे, यह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत समझाया गया है। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं एडॉप्शन का मतलब क्या होता है। एडॉप्शन का मतलब बच्चा गोद लेना, जिसमें बच्चे गोद लेने में एडॉप्शन में उसके लीगल पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं। लीगल पेरेंट्स जो होते हैं उनके वो नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाले, उनके सारे प्रोसेस को, प्रक्रिया को, जरूरतों को संतान की पूरा करने वाले उनके माता पिता ही होंगे। सेकेंड प्रोसेस इसमें रखा गया है, जैसे इनके बीच में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को या संतान को गोद लेना चाहता है तो उनके बीच की क्राइटेरिया कम से कम डिफरेंस जो है 21 साल का अंतर जरूर होना चाहिए। 21 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। 21 साल के डिफरेंस का मतलब होता है यदि चाइल्ड की एज जो है 8 साल की है तो उनके पेरेंट्स की एज मिनिमम 30 ईयर होनी ही चाहिए, तभी जाके वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इससे प्रोसेस सरकार को शायद ऐसा लगा होगा कि जैसे आज के प्रोसेस में बहुत सारी गलत प्रक्रियाएं समाज में दुर्दांत स्थिति में फैली हुई हैं, जैसे रेप करना वगैरह तमाम प्रोसेस ऐसे हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए सरकार को ऐसा लगा होगा कि किसी को अभी से गोद लेकर बाद में कुछ ऐसा दैहिक व्यापार जिसे बोलते हैं ऐसी कोई प्रक्रिया कोई ना कर सके, इसलिए कम से कम जो व्यक्ति गोद लेना चाह रहा है और जिस बच्चे को, जिस संतान को गोद लेगा उनके बीच में कम से कम एज की डिफरेंस 21 साल मिनिमम क्राइटेरिया होना ही चाहिए। और तीसरा एक अहम प्रोसेस जो होता है कि सेम जेंडर का आप गोद नहीं ले सकते, सेम जेंडर अलाउ नहीं है। इसका क्या मतलब है, जैसे यदि कोई भी पुरुष व्यक्ति के पास पहले से एक संतान उनका बेटा उपलब्ध है तो वह दोबारा बेटे को गोद नहीं ले सकते हैं, इस प्रक्रिया में वो बेटी को ही गोद लेंगे।
यह तो प्रोसेस होगा एडॉप्शन का। और सेकंड जो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है उनके प्रक्रिया में रख रखाव का, उनके और जरूरतों को पूरा करने के प्रोसेस जो है वो कौन देखेगा। तो मेंटेनेंस के फॉर्म में किसी भी वाइफ का मेंटेनेंस उसका हस्बैंड करेगा, एक पत्नी का वो मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता का प्रोसेस जो है, आप गुजारा भत्ता कहिए या मेंटेनेंस कहिए, यह प्रक्रिया किसी भी पत्नी का उसके पति का यह दायित्व होगा कि अपनी पत्नी को वो गुजारा भत्ता दे या सारी प्रक्रिया उसकी पूरी करे। और किसी सन या डॉटर की बात अगर यहाँ पे हो तो सबसे पहले प्रोसेस होता है उसके फादर का, और फादर की अनुपस्थिति में उसकी मदर का। तो ये सारे प्रोसेस हिंदू कोड बिल के बारे में थे, जैसा कि हमने आपको बेहतर ढंग से और थोड़ा ब्रॉड सेटअप में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और इसके आगे का प्रोसेस हम बहुत जल्द ही लेके आपके सामने आएंगे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य कास्ट या रिलीजन के बारे में कौन कौन से पर्सनल लॉ है और सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, वह तमाम बातें। आज के लिए इतना ही।